नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज आपको सुप्रीम कोर्ट की उस नसीहत के बारे में बताएंगे जो उसने तमिलनाडु के राज्यपाल के जरिए देश के हर गवर्नर को दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया और कैसे फटकार लगाई, ये देखिएगा। फिर दुबई के क्राउन प्रिंस की रॉयल लाइफ पर सत्ता की लग्जरी कुंजी खोलेंगे जो इस वक्त भारत में मौजूद हैं और उन्होंने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। नाम है शेख हमदान। दुबई के राजकुमार की आलीशान जिंदगी को देखकर आज बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे। इसके बाद एक वीडियो कुंजी मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश में भी शुरू हुए लूट तंत्र पर खोलेंगे। कल बांग्लादेश में कुछ मूर्खों की फौज विदेशी ब्रांड्स के कई शोरूम पर टूट पड़ी और उसमें रखा हुआ पूरा सामान लूट लिया। लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी, वो देखिएगा। आज सत्ता में आपको जयपुर में सड़क पर हुई 3 हत्याओं के बारे में भी बताएंगे जो देखने में तो हादसा लगेंगी लेकिन असल में इरादतन हत्या है। और इसके पीछे चेहरा है पूर्व कांग्रेस नेता उस्मान खान का, जो नशे में 3 किलोमीटर तक लोगों को रौंदता चला गया। एक बड़ी खबर संबल पर भी है, जहां पिछले वर्ष हुई हिंसा को लेकर एसआईटी ने एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क से 2.5 घंटे तक सवाल जवाब किए। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने बर्क से हिंसा से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में प्रश्न किए। बर्क ने कहा है कि वो जांच में सहयोग करते रहेंगे। जयपुर में 17 वर्ष पहले हुए सीरियल ब्लास्ट केस में 4 आतंकियों को आज कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों आतंकियों सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शहबाज अहमद को 4 अप्रैल को दोषी ठहराया था। 2008 में जयपुर में 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे जिसमें 71 लोगों की मौत हुई थी। और एक चिंताजनक खबर यह है कि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर ट्रेड वॉर की आशंका अब बढ़ गई है। ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि अगर चीन अमेरिका पर लगाया गया 34% टैरिफ वापस नहीं लेता है तो उस पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा होगा। चीन ने इससे इनकार कर दिया है और कहा है कि ट्रेड वॉर हुआ तो वो इसके लिए तैयार है। सत्ता में आज सबसे पहले एक शहर में बीच सड़क हुई 3 हत्याओं की बात करते हैं, जिसमें कई लोग सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट बता रहे हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है क्योंकि असल में ये हादसा नहीं, हत्या है। सुबह से आपने राजस्थान के जयपुर में सोमवार रात सड़क हादसे वाले कई वीडियो देखे होंगे जिसमें उस्मान खान नाम के एक कांग्रेस नेता ने नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए 9 लोगों को रौंद दिया, जिससे 3 लोगों की जान चली गई। पर असल में यह खबर सिर्फ जयपुर नहीं बल्कि शहर शहर होने वाले ऐसे आतंकवाद से जुड़ी है जिसमें कोई बॉर्डर नहीं बल्कि सड़क है, जिसमें कोई आतंकी नहीं बल्कि रोड पर मौत बनकर चलने वाले हत्यारे हैं जो चंद मिनट में किसी की जिंदगी की लकीरों को मिटा देते हैं। और ऐसे लोगों के हाथों में कार का स्टीयरिंग उस AK-47 की तरह है जिससे वो लोगों की जान लेते हैं। आज सुबह से जयपुर ऐसे ही हादसे को लेकर लोगों के गुस्से से उबल रहा है और यह गुस्सा उन 3 मौतों पर है जिसका जिम्मेदार जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हाजी उस्मान खान है, जो नशे में अपनी कार को काफी देर तक सड़कों पर मौत के रूप में दौड़ाता रहा। MI रोड से नाहरगढ़ के करीब 3 किलोमीटर के रास्ते में उसकी बेकाबू कार लोगों को रौंदती रही और उसके चक्के के नीचे 3 जान ले चली गई। हालांकि इस हादसे से पहले और हादसे के वक्त तक उस्मान खान कांग्रेस का नेता था, लेकिन हादसे के बाद वो कांग्रेस का पूर्व नेता हो गया है क्योंकि उसे पार्टी ने निकाल दिया है। लेकिन इस खबर में एक दुर्भाग्यपूर्ण संदेश ये है कि आपकी और हमारी जिंदगी का फैसला सड़क पर नशे में या लापरवाही से कार चला रहे किसी ऐसे शख्स के हाथ में हो सकता है जिसके लिए शायद दूसरों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए आज बहुत सारे लोग कांग्रेस नेता हाजी उस्मान खान की कातिल ड्राइविंग देखने के बाद ये पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों ना इसे जानबूझकर की गई हत्या माना जाए। सबसे पहले आप उन लोगों की बात सुनिए जिन्होंने अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा। फिर जिम्मेदारी की चेन में उन किरदारों को देखेंगे जिन्हें इन 3 हत्याओं के लिए बाइज्जत बरी नहीं किया जा सकता है। संतोषी माता के मंदिर की तरफ से आ रहा था। हाँ। सामने से ना ये क्रेटा वाला कुचलता हुआ मेरे सामने एक लड़की को कुचला। हाँ। मेरी बाइक को टक्कर मारी और मैं साइड में बाइक को ना कुचलता हुआ ले गया कम से कम 30 मीटर तक। के अंदर जो ड्राइव कर रहा था
उसका कहीं MI रोड पे बताते हैं कि कोई एक्सीडेंट उसने किया। उसके बाद में वो लंगर के बालाजी वाला रोड है, यहाँ पे भी लगभग 3 लोगों को अलग अलग जगहों पे एक्सीडेंट करता हुआ आगे बढ़ा है। पब्लिक ने आगे जाने के ऊपर उसको पकड़ लिया है और जो जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं आरोपी है, उसको हमने डिटेन कर लिया है। जिस गाड़ी के अंदर था उसको भी हमने रिकवर कर लिया है। इन तस्वीरों को देखने के बाद सोचिए, क्या आप इस हादसे को गैर इरादतन हत्या कहेंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि यह गैर इरादतन नहीं बल्कि इरादतन हत्या है। क्योंकि नशे में गाड़ी चलाते वक्त भी उस्मान खान खतरों से पूरी तरह वाकिफ होगा, फिर भी उसने नशे में गाड़ी चलाई और 3 लोगों की जान ले ली। लेकिन इस खबर में एक जिम्मेदारी की चेन भी आपको देखना बहुत जरूरी है, जिसमें पहला नाम गाड़ी चला रहे उस्मान खान का ही है, जो 3 किलोमीटर के रास्ते में मौत बनकर घूमता रहा, लोगों को अपनी SUV से रौंदता रहा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान उस्मान खान MI रोड से नाहरगढ़ तक 6 ट्रैफिक पॉइंट से गुजरा, फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाता रहा, लोगों को टक्कर मारता रहा, लेकिन किसी भी ट्रैफिक पुलिस के जवान ने उसे नहीं रोका। वैसे इस हादसे के पीछे वो कमजोर कानून भी जिम्मेदार है, जो अक्सर इस तरह के मामलों में सिर्फ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करता है। इसीलिए सवाल पूछना जरूरी है कि आखिर लापरवाही से गाड़ी चलाने पर, लोगों को ऐसे मार देने पर सख्त कानून क्यों नहीं बनते? और शायद ये कांग्रेस के पूर्व नेता उस्मान खान को भी पता होगा कि कानून उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन इस हादसे के बाद जयपुर के लोग गुस्से में हैं। जिन लोगों ने अपनों को खोया है और जो लोग हादसे में घायल हुए हैं, उनके परिवार वालों के साथ आज जयपुर में बड़ी संख्या में लोग अपना गुस्सा जाहिर करने सड़कों पर आ गए और ये मांग करने लगे कि हाजी उस्मान खान जैसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। राजधानी जयपुर का छोटी चौपड़ इलाका है और कल जो हिट एंड रन का मामला हुआ था उसको लेकर लोग सड़कों पर हैं। न्याय यही है, कोई उस्मान नाम का व्यक्ति था, उसने फुल स्पीड में गाड़ी भगाई, जो भी सामने आया उसको उड़ाता गया। और ये कि हमारा तो मृतकों को 1.5 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी चाहिए और जो घायल हुए हैं उनको 50 लाख रुपए चाहिए। 10 लोगों पे इस तरह गाड़ियां चढ़ा देना और 3 लोगों की जिस तरह से ये जघन्य हत्या हुई है, एक तरह से ये साजिश है। मारे गए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और फांसी की सजा दी जाए। इससे कम में हम नहीं मानेंगे। साजिश के साथ जो एक्सीडेंट किया है कल रात को, साजिश के साथ जो किया गया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मुलजिम को फांसी की मांग है। फांसी जो गुनाहगार है उसको बहुत से कम कुछ ही सजा नहीं, फांसी मिलनी चाहिए। मुकदमा दर्ज हो चुका है और जो आरोपी था वो डिटेन हो चुका है। जो गाड़ी जिससे कार से ये दुर्घटनाएं करी हैं उसने, और वो भी हमने ना डिटेन की हुई है। मामले में कार्रवाई चल रही, कानून अपना काम करेगा। जल्द से जल्द इस परिवार को उचित से उचित मुआवजा भी मिलेगा और साथ में उन लोगों को जिन्होंने दुर्घटना की है उन लोगों को उनके बुलडोजर भी चलेगा और उसको व्यक्ति को फांसी की सजा के लिए हम कानूनी कार्रवाई के लिए अपने वकील खड़े करके और इस पर कार्रवाई के लिए पूरा प्रयास करेंगे। अब हम आपको सड़कों पर होने वाले वार्षिक संघार से जुड़े कुछ आंकड़े भी बताते हैं। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां सड़क हादसों में सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर घंटे सड़क हादसों में 17 लोगों की मौत होती है। इनमें से 60% से ज्यादा मौतें ओवर स्पीड यानी ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाने से होती हैं। रैश ड्राइविंग और गलत तरीके से ओवरटेक करने जैसी गलतियों को जोड़ दिया जाए तो औसतन 20 से 25% मौतें
ऐसी लापरवाही से होती हैं। नशे में गाड़ी चलाने से होने वाले हादसों में भी पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में ड्रंक एंड ड्राइव के 3,268 हादसे हुए, जिनमें 1,503 लोगों की मौत हो गई। ये मौत वर्ष 2022 में सड़क हादसों में हुई कुल मौत का करीब 11% थी। इसके अलावा भारत में हर वर्ष 6% मौतें रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से होती हैं। लेकिन नशे में गाड़ी चलाने या फिर गलत दिशा में गाड़ी चलाने से जो हादसे होते हैं, उन्हें किसी भी हाल में हादसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक तरह की हत्याएं हैं और भारत में हर साल ऐसी हत्याएं बहुत बड़ी संख्या में होती हैं। कोई देश जब धार्मिक कट्टरता और नफरत की आग में जलने लगता है तो उस देश के नागरिक कैसे मूर्खता के शिखर पर पहुंच जाते हैं, इसकी एक तस्वीर बांग्लादेश से आई है। बांग्लादेश निवेश विकास प्राधिकरण यानी BIDA के कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी आशिक महमूद बिन हारून ने कहा है कि बांग्लादेश को एक निवेश गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। ये देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देशवासी ऐसे निंदनीय उदाहरण पेश कर रहे हैं। हालांकि पीछे के रास्ते से सत्ता के शिखर पर बैठे मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि बांग्लादेशी सामानों पर टैरिफ को 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया जाए। इसके साथ ये भी कहा है कि बांग्लादेश अमेरिकी निर्यात पर टैरिफ में 50% की कटौती करेगा। यानी एक तरफ यूनुस गिड़गिड़ा रहे हैं। अब बात करते हैं 2 ट्रेंडिंग शब्दों की, जिसके संकेत, संदेश और कूटनीतिक मायने बहुत ज्यादा हैं। ये ट्रेंडिंग शब्द है दोस्ती, जिसमें कूटनीतिक मित्रता निहित है। दूसरा शब्द है दुश्मनी, जिसमें टैरिफ शत्रुता निहित है। लेकिन कुछ घंटों से इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। पहली तस्वीर देखिए, जो भारत और UAE की मित्रता का प्रमाण है। दूसरी तस्वीर में अमेरिका और चीन की दुश्मनी जाहिर है। एक तरफ PM मोदी के निमंत्रण पर दुबई के क्राउन प्रिंस भारत में हैं, दूसरी तरफ ट्रंप और जिनपिंग में टैरिफ वाली टक्कर युद्ध वाले स्तर पर पहुंच गई है। ट्रंप का कहना है कि हम रुकेंगे नहीं और जिनपिंग के शब्द हैं कि वो झुकेंगे नहीं। आज दिल्ली में PM मोदी की दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान से मुलाकात हुई। PM मोदी के अलावा इनकी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री से भी मुलाकात हुई। मतलब भारत में 2 देशों के बेहतर संबंधों की बात हो रही है। कूटनीतिक रिश्ते को बेहतर करने वाले समझौते हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और चीन एक दूसरे पर टैरिफ लगाकर युद्ध वाले मोड में आ चुके हैं। अमेरिका की 104% टैरिफ वाली धमकी पर चीन का कहना है कि अब तो सिर्फ ट्रेड वॉर ही होगा। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। भारत और UAE में व्यापारिक और रणनीतिक कई समझौते हो सकते हैं, जबकि अमेरिका और चीन में जो जुबानी युद्ध चल रहा है, इससे हालात और भी बिगड़ चुके हैं। चीन अपने देश में हॉलीवुड फिल्में बंद करने का आदेश भी जारी कर चुका है। तिलमिलाए ट्रंप आगे और भी कड़े ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत बहुत भव्य और सांस्कृतिक अंदाज में किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भारतीय अंदाज में स्वागत से दुबई के क्राउन प्रिंस अति प्रसन्न दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने पारंपरिक भारतीय नृत्य और स्वागत कार्यक्रम को देखा, वो इतने प्रभावित हुए कि मोबाइल निकालकर उस पल को कैमरे में रिकॉर्ड करने लगे। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दिल्ली में क्राउन प्रिंस शेख हमदान ने विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद S जयशंकर ने कहा कि इससे भारत और UAE के बीच व्यापक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और क्राउन प्रिंस इसको लेकर सकारात्मक है। दुबई के प्रिंस शेख हमदान ने आज PM मोदी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच के रिश्ते में और मजबूती पर जोर दिया। PM मोदी ने मुलाकात के बाद ये कहा कि शेख हमदान की भारत यात्रा ने भारत और UAE के बीच मजबूत द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये संबंध विश्वास पर आधारित हैं, जो इतिहास से आकारित होते हुए और समान दृष्टिकोण से प्रेरित हैं। आज आपको दुबई के क्राउन प्रिंस के निजी जीवन के बारे में भी कई दिलचस्प जानकारियां दे देते हैं। लेकिन पहले देखिए कैसे पाकिस्तान इस मुलाकात से जल रहा है, कैसे पाकिस्तान को PM मोदी और दुबई के क्राउन प्रिंस के मिलन से मिर्ची लगी है। पाकिस्तान का जलना स्वाभाविक है। दुबई के क्राउन प्रिंस के भारत दौरे को लेकर पाकिस्तान में हलचल शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट इसे भारत की बड़ी सफलता के रूप में देख रहे हैं। संदेश ये है कि UAE अब भारत के साथ बिजनेस करेगा। वैसे भी UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
वित्त वर्ष 2023 के दौरान यूएई भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर भी उभरा। यूएई भारत के लिए एक प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता है। भारत के सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यूएई और भारत ने पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद रोधी, खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त सैन्य अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत किया है। यूएई में लगभग 4.3 मिलियन प्रवासी भारतीय रहते हैं, जो दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी भी हैं। अब आपको ये बताते हैं कि दुबई के क्राउन प्रिंस की लग्जरी लाइफ कैसी है, वो कितने शौकीन हैं, कितने एडवेंचरस हैं। उनके जीवन को आप सत्ता की लग्जरी कुंजी के जरिए जानिए। उनका पूरा नाम शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम है। 2008 से वो क्राउन प्रिंस हैं। उनके हिंद प्रेम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपनी चौथी बेटी का नाम उन्होंने हिंद रखा है। इस नाम के पीछे गहरा पारिवारिक और सांस्कृतिक अर्थ है। हिंद नाम शेख हमदान की मां शेखा हिंद बिन्त मखतूम बिन जुमा अल मखतूम के नाम पर रखा गया है। रॉयल लग्जरी लाइफ की बात करें तो उनके पास प्राइवेट जेट, सुपर यॉट, लग्जरी कारों का एक कलेक्शन है। 400 मिलियन के वो मालिक हैं। रोमांटिक शायरी का उन्हें बहुत शौक है। उनकी रोमांटिक और देशभक्ति की कविताएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। फज्जा नाम के कविताएं वो प्रकाशित कर चुके हैं। शेख हमदान घोड़ों का शौक भी रखते हैं। 1000 से ज़्यादा घोड़े रखते हैं वो। घोड़सवारी में वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। एडवेंचर का भी शेख हमदान को शौक है। बुर्ज खलीफा के टॉप पर वो चढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं वक्फ कानून की, जो आज से देश में लागू हो गया। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इसके साथ ही वक्फ की जमीनों पर नया कानून लागू हो गया। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट, सड़क और एक राज्य की विधानसभा, तीनों जगहों पर काफी एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। सड़क वाला एक्शन काफी हिंसक है। आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हिंसक रैली हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारी काफी उग्र दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी भी की। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। इसमें पुलिस की गाड़ियां भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों से झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। पुलिस हिंसा करने वालों को काबू करने की कोशिश कर रही है। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिया है। इस सब के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल कर ये कहा है कि वक्फ कानून पर कोई भी फैसला करने से पहले सुप्रीम कोर्ट उनका पक्ष सुने। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ अब तक 14 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। सड़क पर हंगामा और सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं से अलग जम्मू कश्मीर विधानसभा की बात भी करते हैं, जिसे वक्फ कानून के हंगामे ने चारों तरफ से घेर लिया है और हर दिन विधानसभा के अंदर से हंगामे का एक नया एपिसोड रिलीज हो रहा है। लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में बाकी सभी कामों को छोड़कर वक्फ कानून पर बहस की मांग वाला हंगामा और इसकी शुरुआत सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। एनसी ने स्पीकर से कार्यवाही रोकने और स्थगन प्रस्ताव को मंजूर करने की मांग की और इसी दौरान हंगामे का राउंड 2 शुरू हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में ही भिड़ गए और चर्चा के बदले हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलाम सागर, सज्जाद शाहीन, तनवीर सादिक समेत कई विधायक वेल की तरफ बढ़े और वक्फ कानून के विरोध में पर्चे लहराए। सलमान ने प्रश्नकाल के पर्चे फाड़े तो तनवीर सादिक ने अपनी काली बास्केट फाड़कर विरोध जता दिया। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सज्जाद गनी लोन को बीजेपी के साथ होने का ताना दिया। सज्जाद लोन ने भी जवाब में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की किरण रिजिजू से मुलाकात और ट्यूलिप गार्डन की सैर कराने की बात कही। हालांकि इस दौरान पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पारा ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा के लिए एक नया प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की तो उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष जब पारा को अपनी सीट पर लौटने के लिए कह रहे थे, तभी एनसी विधायक अब्दुल मजीद लारमी ने उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की। इसी दौरान अध्यक्ष ने मार्शल को आदेश दिया कि वहीद पारा को सदन से बाहर ले जाएं। हालांकि पारा को बाहर निकाले जाने के बाद भी हंगामा जारी रहा। इस बीच विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने यह आरोप लगाया कि ट्रेजरी बेंच के विधायकों और चेयर के बीच फिक्स्ड मैच जैसा था, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मुबारक कुल ने कहा कि अगर सच में यह बिल अच्छा है तो बीजेपी सदन में चर्चा करके इसके फायदे बताए। जबकि पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पारा ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नाटक कर रही है। जब कर्नाटक और तमिलनाडु में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो सकता है तो यहां क्यों नहीं।
हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया है कि जब तक इस बिल को लेकर चर्चा नहीं होगी वो सदन नहीं चलने देंगे, जबकि बीजेपी ने साफ कहा है कि वो इस बिल पर चर्चा होने नहीं देगी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको अमेंड करना यहाँ सरकार के डोमेन में कहा है, इनके अख्तियार में कहा है, तो आप एडजर्नल मोशन कैसे ला सकते हैं? इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं। मैंने रूलिंग दे दी है और वो फाइनल है, मैंने यही कहा। नहीं मानेंगे, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम अपने, अगर स्पीकर साहब ने यही रवैया अपनाया तो स्पीकर साहब पे क्वेश्चन रहेगा, स्पीकर साहब पे बात आएगी वो क्यों नहीं अलो कर रहे हैं। कानून इंसानों से बढ़कर नहीं है, लोगों से बढ़कर नहीं है, हाउस से बढ़कर नहीं है, हाउस कानून बनाता है। स्पीकर उनका तो कंप्लेन किसके खिलाफ कर रहे हैं? इट इज एनसी टॉकिंग टू एनसी, वो तो हमको भी नहीं अलाउ कर रहे हैं। तो ये थोड़ी चलेगा, आज डिजिटल वर्ल्ड है, ये थोड़ी चलेगा। हकीकत ये है कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट 24 करोड़ मुसलमान आज इस असेंबली को देख रहे हैं और इस असेंबली ने ये फैसला किया, इस रेजोल्यूशन को हम पास नहीं करेंगे, दैट वी डू नॉट वांट टू रिजेक्ट द वक्फ अमेंडमेंट। और हमने स्पीकर साहब के डिसीजन का वेलकम किया है, लेकिन बदकिस्मती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ गुंडे जो हैं वो हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज भी उन्होंने स्पीकर को आंखें दिखाई है। स्पीकर साहब को चाहिए था कि उनको मार्शल आउट करें, जैसे पीडीपी के लोगों को मार्शल आउट किया था, लेकिन अभी एडजस्टमेंट हुई है, इसके बाद दोबारा हाउस लगेगा। हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे वक्फ बोर्ड पे कोई भी चर्चा। सत्ता में अगली खबर का हॉटस्पॉट सुप्रीम कोर्ट है, जहां से राज्यपालों और सरकारों के टकराव पर बड़ी खबर आई है। सर्वोच्च अदालत ने आज निर्वाचित सरकारों को दरकिनार करने के गवर्नर के प्रयास पर काफी सख्ती दिखाई। राज्यपाल के अधिकारों पर देश की सबसे बड़ी अदालत का ये लैंडमार्क जजमेंट है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि राज्यपाल राजनीतिक कारणों से विधानसभा कंट्रोल ना करे। दूसरी बड़ी बात यह है कि गवर्नर को राजनीतिक लाभ के अनुसार काम नहीं करना चाहिए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने यह टिप्पणी की। किसी राज्यपाल के लिए सर्वोच्च अदालत की ये बहुत बड़ी और कड़ी टिप्पणी है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के विधेयकों को लंबे समय तक लटकाए रखने वाले मामले पर उन्होंने फैसला दिया। एक तरफ से राज्यपाल को सर्वोच्च अदालत ने उनकी संवैधानिक सीमा याद दिलाई। अदालत में ये पूरी लड़ाई तमिलनाडु विधानसभा से पास बिलों को मंजूरी नहीं देने को लेकर लड़ी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली से पारित विधेयकों पर राज्यपालों को तय समय सीमा में काम करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि राज्यपालों को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार 1 महीने में विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने का फैसला लेना चाहिए, जबकि विधानसभाओं से पारित विधेयकों पर सहमति न देने का फैसला 3 महीने के अंदर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अदालतों को एक निश्चित समय के भीतर किसी कार्य को पूरा करने का निर्देश देने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल को उस समय विधेयक को मंजूरी देनी चाहिए जब विधानसभा में दोबारा परामर्श के बाद कोई बिल उनके सामने आता है। बिल को मंजूरी देने से वो तभी इनकार कर सकते हैं जब वो पहले से बिल्कुल अलग हो। अदालत ने अपने फैसले में लोकतंत्र का भी जिक्र किया। ये कहा कि राज्यपाल को संसदीय लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं के अनुसार उचित सम्मान के साथ काम करना चाहिए। उन्हें विधानसभा के जरिए व्यक्त की जा रही लोगों की इच्छा और लोगों के प्रति उत्तरदायी निर्वाचित सरकार का सम्मान करना चाहिए। यहीं पर उन्होंने तल्ख टिप्पणी भी की। राज्यपालों को राजनीतिक कारणों से विधानसभा के कामकाज में बाधा नहीं बनना चाहिए। एक तरह से सर्वोच्च अदालत ने अपने इस फैसले में राज्य सरकार की शक्तियों को सुप्रीम माना। ये कहा कि विधानसभा सदस्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत राज्य के लोग चुनते हैं, इसलिए वो लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए बेहतर तैयार हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने के राज्यपाल के कार्य को मनमाना और अवैध मानते हुए पूरी कार्रवाई को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने आज संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत दिए गए अधिकारों का सवाल भी था। अनुच्छेद 200 के तहत विधानसभा से पारित बिल से जुड़े कार्यों के निर्वहन में राज्यपाल सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं या इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं।
इसी आर्टिकल के तहत वो बिल को दोबारा विचार करने के लिए लौटा भी सकते हैं और उसमें संशोधन का सुझाव भी दे सकते हैं। इसके बाद भी अगर विधानमंडल से बिल बिना संशोधन के पास होकर फिर राज्यपाल के पास आता है तो वो उसे रोक नहीं सकते, लेकिन राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं, जिसकी कोई उचित समय सीमा नहीं थी। और यही वो लूप होल था जिसके जरिए बिल लटक जाते थे। इसी लूप होल को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। कोर्ट ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत किसी भी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने पर एक समय सीमा तय कर दी, जो कि अब 1 महीना है। इससे पहले नवंबर 2023 में भी राज्यपाल के अधिकारों पर एक फैसला आया था। तब यह जजमेंट पंजाब सरकार की याचिका पर दिया गया था। उस वक्त जस्टिस DY चंद्रचूड़ की मौजूदगी में 3 जजों की पीठ ने अपने आदेश में यह साफ कहा था कि पंजाब के राज्यपाल चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं। उन्हें गैर निर्वाचित प्रमुख के तौर पर संविधान ने राज्य के प्रमुख के तौर पर शक्तियां दी हैं, लेकिन इन शक्तियों का उपयोग विधानसभा की ओर से पारित बिलों को विफल बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने तब यह कहा था कि अनुच्छेद 200 के तहत अगर वो बिल पर सहमत ना हो तो अपनी दलील देकर फिर से विचार करने के लिए लौटा सकते हैं। संविधान के अलग अलग अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति और उनकी शक्तियों का प्रावधान है। आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 के मुताबिक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वो उसका इस्तेमाल संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से करेंगे। आर्टिकल 163 के अनुसार राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसके मुखिया CM होते हैं। आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, जबकि CM की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। सभी मंत्री राज्यपाल की इच्छा तक पद पर रहेंगे। अनुच्छेद 200 के तहत विधानसभा से पारित बिल से जुड़े कार्यों के निर्वहन में राज्यपाल सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं, संशोधन का सुझाव देते हुए बिल लौटा सकते हैं या फिर इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल गवर्नर के फैसलों को अवैध घोषित किया है, बल्कि गवर्नर के जो रिजर्वेशन के आदेश थे बिल्स, तमिलनाडु लेजिस्लेचर के बिल्स के संबंध में, उनको अवैध घोषित किया है। तमिलनाडु का गवर्नर है, उसने जो बहुत अरसे तक बिलों को जो विधायिका ने पास किया था कानून, उसको दबा के रखा। उन्होंने सलाह दिया है कि सारे गवर्नर जो है वो इसको ध्यान में रखते हुए आगे से काम करेंगे और सहयोग करेंगे, अवरोध पैदा नहीं करेंगे। We all knew that what the governor is doing is against the constitution. He is acting under the instructions from the BJP and the RSS. Now the Supreme Court has put the record straight. This is unprecedented and first time in the history the Supreme Court has used its extraordinary powers and passed the bills. It said